पिछली क्लास में जो थी उसमें मैंने आपको बताया कि चैप्टर पहला ठोस अवस्था, उसके बारे में मैंने आपको क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से था, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद जो अगला टॉपिक है, सबसे पहली बात है बेटा मैंने आप लोगों से कह रहा हूँ, यदि आप लोग सबसे पहले अपनी बुक्स को खरीदने के बाद उसके पीछे के प्रश्न देखें। प्रश्न में जो मैंने बताया पिछले वाले वीडियो में, आप उसको अच्छी तरह से देखना। यदि किसी प्रश्न में आपको समस्या आती है, कुछ भी आती है, तो बाद में आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट है, अगला जो टॉपिक है इसी पार्ट का आप लोग देखते हो। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आप लोग क्रिस्टलीय जालक व एकक कोष्ठिका का दूसरा नाम हो रहा मात्रक एकक कोष्ठिका तथा उसके पैरामीटर्स। तो सबसे पहली बात है कि बेटा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर पहला टॉपिक हमारा जो बनता है वो बनता है बेटा क्रिस्टलीय जालक। तो पहली बात, फर्स्ट डेफिनेशन, क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। तो सामान्य सी चीज समझो। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना रखे दिख रहे हैं, बॉक्स बराबर किसी बॉक्स है कि नहीं है। मैंने आपको तो क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर अवयवीकरण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहता है। अब यहाँ पर इस बॉक्स की बात करो तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा 2D स्ट्रक्चर है, सही है। अब इस 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स और रखा है, एक बॉक्स और रखा है, एक बॉक्स और रख दिया। तो इतने सारे बॉक्स रख दिए कि चारों तरफ, जैसे अपना कमरा है, कमरे के अंदर आपने चौक के डब्बे बहुत सारे रख दिए। तो कहने का मतलब होता है कि किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय जालक बोला जाता है। क्या बोलोगे बेटा उसको? क्रिस्टलीय जालक। समझ में आ गई? तो मतलब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था को ही क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टलीय लैटिस बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब बात है अगली बात, तो यहाँ पर एक तो काम खत्म हो गया क्रिस्टलीय जालक। अब अगला पॉइंट आता है एकक कोष्ठिका या फिर मात्रक कोष्ठिका। तो यहाँ पर आपको बताया था बेटा, मैंने यहाँ लिखा है देखो, एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से बेटा दो प्रकार की होती है। पहली है जिसका नाम है बेटा सरल एकक कोष्ठिका। क्या है? सरल को बोलेंगे शॉर्ट रूप में SCC। SCC का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलोगे बेटा? एक नाम और है इसका, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा आर्ध एकक कोष्ठिका। क्या बोलोगे इसको? आर्ध एकक कोष्ठिका, ये नाम ही जाना जाता है। आर्ध को मतलब प्राइमिटिव एकक कोष्ठिका के नाम से जाना जाता है। अब बात ये है बेटा सुन लो, मैंने आपको फिर वापस बोल रहा हूँ कि क्रिस्टलीय जालक का मतलब होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो निश्चित व्यवस्था होती है उसे क्रिस्टलीय जालक बोला जाता है। सब पहली बात एकक कोष्ठिका। अब एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन भी पढ़ें। कहने का मतलब आपको बताया वही कंडीशन आ गई कि अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित है कि नहीं बेटा, है। अब बात है कि किसी भी क्रिस्टलीय जालक की, भाई क्रिस्टलीय जालक है बेटा ये, किसी भी क्रिस्टलीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टलीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है उसे एकक कोष्ठिका या फिर मात्रक एकक कोष्ठिका बोला जाता है। समझ में आ गई? जैसे कमरे के अंदर चौक के डब्बे भर दिए, एक चौक का डब्बा निकालो तो वो कहलाएगा एकक कोष्ठिका या मात्रक कोष्ठिका, और पूरे कमरे के अंदर जो चौक के डब्बों की व्यवस्था है उसको बोलोगे क्रिस्टलीय जालक। के लिए दूसरी बात यहाँ पर मैंने भी बोला है बेटा एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो सबसे पहली बात है कि पहली एकक कोष्ठिका जो है मैंने आपको बताई बेटा कौन सी? सरल एकक कोष्ठिका SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब SCC की बात करें तो SCC के अंदर सामान्य रूप से अपन कहें कि SCC के अंदर आप लोग इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बेटा SCC की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप एक घन बनाओगे और घन के अंदर, घन में आप जानते बेटा 8 कोने होते हैं और प्रत्येक कोने पर एक अवयवी कण उपस्थित होता है। क्या बोला? यहाँ देखो बेटा ये अवयवी कण, ये जो स्ट्रक्चर है जैसे अवयवी कण में छोटे बड़ा है अपन जानते हैं, ठोस के अंदर अणु, परमाणु अथवा आयनों की एक निश्चित त्रिविमीय व्यवस्था के साथ साथ उनके मध्य एक प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल होता है। और प्रबल अंतराणु तो इतना गैप थोड़ी होगा, कहने का मतलब देखा जाए तो सही कंडीशन बनाया है तो ये और यहाँ से ये बिल्कुल टच करा हुआ बनाएगा। तो मतलब एक सरल एकक कोष्ठिका या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो जालक बिंदु है, जालक बिंदु आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पर जालक बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जालक बिंदु की
कितने हुए इसके अंदर? जालक बिंदु की संख्या कितनी बेटा? 8। तो उसको बोलोगे बेटा सरल एकक कोष्टिका या सरल मात्रक एकक कोष्टिका। बात समझ में आ गई? दूसरी बात है कि अपना दूसरा प्रकार है बेटा कौन सा? केंद्रित एकक कोष्टिका। अब केंद्रित एकक कोष्टिका की बात करें तो घन के 8 कोनों के साथ साथ उसके केंद्र में या फिर उसके फलक पर अपन जानते हैं कि यहाँ पर देखो वापस में स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसमें। यहाँ पर दूसरा जो प्रकार है वो है बेटा केंद्रित एकक कोष्टिका। तो अवयवी कण घन के 8 कोनों पर तो होते ही हैं, ये तो फिक्स है मामला, यहाँ पर होते हैं, ये हो गया। तो ये तो हो गया एससीसी जालक बिंदु 8 दिखाई दे रहे हैं। अब पहला केंद्रित एकक कोष्टिका जिसको सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलोगे। अब यहाँ पर ये पहला प्रकार होता है बेटा बीसीसी। बी का मतलब बॉडी, सी का मतलब सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में बोलेंगे काय केंद्रित एकक कोष्टिका। अब काय केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर देखो जैसे कमरा है, कमरे के मध्य में बीच में यदि कोई अवयवी कण व्यवस्थित हो जाए, कहने का मतलब है एक अवयवी कण को अपन ने यहाँ बैठा दिया। अब यहाँ बैठा दिया तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बेटा बीसीसी। बोलो क्लियर है? घन के 8 कोनों के साथ साथ घन के केंद्र में भी यदि एक अवयवी कण उपस्थित है तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अर्थात काय केंद्रित एकक कोष्टिका। क्लियर? फिर अब बेटा अगला जो प्रकार आता है जिसको बोलोगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। दिखाई दे रहा आपको? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक मतलब फेस, केंद्रित मतलब सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट रूप में बोलोगे बेटा एफसीसी। अच्छा जी, आप ये सब जानते हैं आप एक घन के 6 फलक होते हैं, सही है। अब प्रत्येक फलक में एक अवयवी कण यहाँ पे, एक अवयवी कण यहाँ पे, एक अवयवी कण यहाँ पे, एक अवयवी कण एक ऊपर और एक नीचे। आज बात समझ में? यहाँ पर एक फलक पे तो बीसीसी में जालक बिंदु अपने 9 आ गए। क्लियर हो गया मामला? भाई एक बीच में था ना ये वाला, फिर बीसीसी की स्ट्रक्चर होगी। अब क्या करना है? घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण उपस्थित है। 1, 2, ये 3, ये 4, एक इधर अपनी तरफ एक पीछे की तरफ इसमें आ जाएंगे। कितने बेटा? 2 आ जाएंगे। हो गया? तो अब यहाँ पर अवयवी कण अर्थात जालक बिंदु की संख्या यदि अपन गिने 8 और 6 ही लगाए तो जालक बिंदुओं की संख्या कितनी आ गई बेटा इसके अंदर? 14 जालक बिंदु हुए। इस स्ट्रक्चर को बोलोगे फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। क्लियर? तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा जो प्रकार होता है बेटा, तीसरे प्रकार की मतलब यदि अपन बात करें तो तीसरा प्रकार आप लोग देख सकते हैं, मैं बता रहा हूं यहाँ तीसरा प्रकार है बेटा अंत्य, या फिर बोलोगे बेटा उसको ईसीसी। ई का मतलब एंड सेंटर्ड। क्या बोलोगे बेटा? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलोगे? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलेंगे हिंदी में अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ये तो काय केंद्रित थी, इसको अंत है केंद्रित भी बोल सकते हैं इसको। इसका दूसरा नाम अंत है केंद्रित भी बोलेंगे, लेकिन अब मैं अगला बोल रहा हूँ एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मतलब अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अब इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होगा बेटा? एफसीसी में तो अपन ने जालक बिंदु कहाँ किए थे? घन के 8 कोनों के साथ साथ प्रत्येक जो 6 फलक है ऊपर, तो 8 + 6 14 जालक बिंदुओं की संख्या आ रही है किसमें? एफसीसी में। अगला जो तीसरा प्रकार है कौन का? काय केंद्रित एकक कोष्टिका का, वो है बेटा ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसी की व्यवस्था में क्या होगा? घन के 8 कोनों पर तो अवयवी कण है, साथ में किन्हीं 2 फलकों पर। अब फलक की बात करो, यदि एक फलक ये वाला ले रहे हो तो दूसरा अवयवी कण यहाँ आएगा, एक अवयवी कण यहाँ है तो दूसरा वहाँ रहेगा। कंडीशन ये एक दूसरे के विपरीत। एक ऊपर यदि आपने लगा दिया तो नीचे लगाना पड़ेगा। यदि आप इस दीवार पर लगा रहे हो अवयवी कण को तो एक को आपको इधर लगाना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप उस पर लगा दो, ऐसा नहीं। कहने का मतलब समझ में आया? एक अवयवी कण मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ नहीं लगा सकता, यहाँ नहीं लगा सकता, मेरे पास ऑप्शन यही है। तो इसको बोलोगे बेटा आप लोग ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अर्थात इसका नाम होगा बेटा ईसीसी अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अगली बात अपन नेक्स्ट बात करना चाहें बेटा, तो वापस मैं रिपीट करता हूँ।
एक बार वापस सुन लो, क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण जिस व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं उसको क्रिस्टलीय जालक बोलेंगे। और किसी एक क्रिस्टलीय जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बारंबार पुनरावर्तन से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको एकक कोशिका या फिर मात्रक एकक कोशिका बोलोगे। इसका नाम है यूनिट सेल। ठीक है बेटा। अब मैं तो फिर वापस पहला प्रकार है सरल एकक कोशिका या आध एकक कोशिका बोलोगे SCC शॉर्ट रूप में। तो जालक बिंदु कितने SCC में? SCC में 8, FCC में आए तो 1 2 3 4 5 6, तो ये तो हो गया बेटा SCC का। अब हम 14 की बात करें तो हो गया बेटा FCC का। और यदि हम ECC की बात करें तो ECC के अंदर 8 + 2 = 10। और यदि हम SCC की बात करें तो जालक बिंदु कितने आएंगे बेटा? 8 मैंने ऊपर ही लिख दिया वाला छोड़ो। फिर एक और रह गया अपना लास्ट वाला, इसको बोलोगे BCC। और BCC के अंदर जालक बिंदु कितने आ गए? SCC में 8, BCC में 9, FCC में 14 और ECC के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या 10 होगी। तो बेटा बिल्कुल समझ में आ गया क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। क्लियर? एकक कोशिका, एकक कोशिका को समझ में आ गया आप लोगों को। फिर उसके बाद प्रकार आप लोगों ने पढ़ लिए। अब अगला जो टॉपिक पढ़ता है वो मैंने नीचे यहाँ देखो बेटा, ओ तथा उसके पैरामीटर्स। क्या बेटा? तथा उसके पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स की बात कर लो हम यहाँ पे। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि आप जानते हैं किसी भी चीज के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो यूनिट सेल जैसे मतलब है कि आप लोग क्यूबिक यूनिट सेल की बात करो तो ये इस प्रकार से ये प्रश्न बेटा पूछा जाता है कई बार कि क्रिस्टलीय सॉरी जो यूनिट सेल होती है मतलब एकक कोशिका होती है उसके कितने पैरामीटर्स होते हैं। तो हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है बेटा। ये अक्ष हो गए इसके एक्स वाई जेड करके मान। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये यहाँ पर कौन है इसके, ये A मानो। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसको आप लोग B मानो। इसको कोर लंबाई बोलोगे और इस कोर लंबाई को बोलोगे आप लोग C। ये वाला कोण जो होगा अल्फा, ये वाला कोण होगा बीटा और ये वाला कोण होगा गामा। तो किसी भी एकक कोशिका की बात करें तो एकक कोशिका के बेटा 6 पैरामीटर्स होते हैं। एकक कोशिका के कितने पैरामीटर्स होते हैं बेटा? एकक कोशिका के 6 पैरामीटर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 6 पैरामीटर्स होते हैं। एकक कोशिका के 6 पैरामीटर होते हैं। अब होते हैं तो कहने का मतलब 6 है। देखो अब 6 नंबर 1 तो 3 तो कोर लंबाई A, B और C को बोलोगे कोर लंबाई। क्या बोलोगे इनको? कोर लंबाई। और नंबर 2 जिसको बोलोगे बेटा अक्षीय कोण। क्या बोलोगे उनको? अक्षीय कोण या अक्षीय कोण। और अक्षीय कोण के अंदर ये 3 कोण होते हैं अल्फा, बीटा और ये गामा। यहाँ पर कोर लंबाई बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर यदि अपन बात करें कि अक्षीय कोण तो अल्फा, बीटा, गामा बराबर भी हो सकते हैं और एक दूसरे से भिन्न भी हो सकते हैं। तो इसी आधार पर कोण लंबाई ABC व अक्षीय कोण अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर इन एकक कोशिकाओं को ब्रेवे नामक वैज्ञानिक ने 7 भागों में बांटा। किसमें भागों में बांटा बेटा? 7। तो यहाँ पर 7 आधे एकक कोशिका के बारे में अपन बात करेंगे। और इस आधे एकक कोशिका के कितने पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहली बात है बेटा प्रश्न में वापस बोल रहा हूँ कि आप लोगों का एक प्रश्न यहीं से बनता है कि एकक कोशिका किसे कहते हैं। पहला क्रिस्टलीय जालक किसे कहते हैं। दूसरा तीसरा है बेटा एकक कोशिका के कितने पैरामीटर्स होते हैं। और पैरामीटर्स में बिल्कुल क्लियर बात है एकक कोशिका की 6 पैरामीटर्स होते हैं। इसमें A B C इसको कोर लंबाई बोला जाता है। ठीक है बेटा। और अल्फा, बीटा और गामा इनको अक्षीय कोण बोला जाता है। तो 3 + 3 = 6 पैरामीटर्स। और इन पैरामीटर्स की बात करो तो ये बराबर हो भी सकते हैं या नहीं, कोई कंडीशन नहीं है इनके अंदर। अब किस हिसाब से बेटा इन पैरामीटर्स के हिसाब से इन आधे एकक कोशिकाओं को कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस पैरामीटर्स के आधार पर इसकी लंबाई और कोण के आधार पर इनको 7 भागों में बांटा गया है। इसका एक सरल सा तरीका है CTOR HNP
CTORHLT याद रह जाएगा। C का मतलब होता है बेटा क्यूबिक, और क्यूबिक का मतलब होता है घनीय। T का मतलब होता है टेट्रागोनल, जिसको चतुष्कोणीय बोलोगे। O का मतलब होता है बेटा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब आप लोग क्या जानोगे? ऑर्थोरोम्बिक। R का मतलब रोम्बिक हो गया, H का मतलब हेक्सागोनल हो गया, M का मतलब मोनोक्लिनिक हो गया, और T का मतलब हो गया बेटा ट्राइक्लिनिक। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कंडीशन विशेष की बात करें, सबसे पहले जितने भी एकक कोष्ठिका है कितने CTORHMT ये 7 हो गए। 7 की बात करें तो यहाँ कंडीशन विशेष आती है बेटा, इसको बोलोगे आप लोग, क्या नाम है इसका? नाम घनीय। क्या नाम है इसका? अब घन के बारे में अच्छी तरह सब बच्चे जानते हैं। क्यों? C का मतलब क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब घनीय। यहाँ पर अक्षीय कोण, और बेटा अक्षीय कोण, और यहाँ पर बेटा कोर लंबाई, या हम कह सकते हैं अक्षीय लंबाई हो सकते हैं, अक्षीय कोण, और यहाँ पर बोलोगे कोर लंबाई, ये कोर। तो पहली कंडीशन की बात करें, थोड़ा सा हम कहें कि भाई सबसे पहला, जैसे सीधा तरीका मैं बाद में आपको बताऊंगा, सीधा सिस्टम अक्षीय कोण या कोर लंबाई, पहले कोर लंबाई देखते हैं ऐसे करते हैं। एक मिनट रुको बेटा, वापस इसको 80 का लाइन करते हैं। यहाँ देखो, ये नाम बता दिया कि यहाँ पर ये नाम है इसका, जो भी नाम है। प्रश्न ये पूछा जाता है कई बार, मतलब C का मतलब क्यूबिक का, टेट्राहेड्रल का, ऑर्थोरोम्बिक का, रोम्बिक का, हेक्सागोनल का, या मोनोक्लिनिक का, या फिर ट्राइक्लिनिक के अक्षीय कोण और कोर लंबाई के बारे में पूछा जा चुका है। तो बात है घनीय की बात करें तो यहाँ पर कोर लंबाई, ये बेटा कोर लंबाई, और यहाँ पर हम देते हैं कोण। सीधा तरीका, कोर लंबाई A बराबर B बराबर C, जानते हैं अपन, एक घन के अंदर यही है। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर बेटा 90 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई घनीय के अंदर कोर लंबाई का मान कितना होता है, ये तीनों बराबर होते हैं नहीं होते? पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन चतुष्कोणीय की बोलोगे आप, चतुष्कोणीय टेट्रागोनल। यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा बराबर A बराबर B बराबर C नहीं है, दो तो भुजा बराबर है लेकिन तीसरी नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री फिक्स मामला है। याद करने का, देखो पहले तीनों इक्वल थे, अब एक नॉट इक्वल हो गया। अब आ जाओ अगले पे A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। कंडीशन याद रखने का बिल्कुल सीधा तरीका, जमाना है आपको CTORHMT। A बराबर B बराबर C, अल्फा बराबर बीटा, A बराबर B, और यहाँ पर नॉट इक्वल टू, लेकिन ये कोण बराबर ही है। इसमें भी क्या होगा बेटा? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर बेटा 90 डिग्री। कंडीशन आ गया, कोई दिक्कत, कोई रटने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा जमा हो। ये तो घनीय हो गया, ये चतुष्कोणीय हो गया, ऑर्थोरोम्बिक इसको विषम लंबाक्ष बोलोगे आप लोग। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को याद नहीं करना कि इसका एग्जाम्पल कौन है, इसका कौन है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा जाएगा कोर लंबाई क्या है और कोण क्या है, अक्षीय कोण क्या है। समझ में आई बात बेटा? अब वापस आ जाओ, रिपीट कर दो। यहाँ पर A बराबर B बराबर C, पक्की बात। यहाँ पर फिर अगले में आ जाओ, A बराबर B बराबर C नहीं है, यहाँ पर ये किस पे आ गए? इस वाले पर, ये इस वाले पर, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बोला A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, आगे बात समझ में? और T ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिनताक्ष, और त्रिनताक्ष का मतलब है तीनों ही नाटने। नाटने का मतलब है यहाँ पर भी कंडीशन ये की गई है। याद में कोई दिक्कत आएगी? A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C नहीं है, A बराबर और B बराबर में तीनों भुजा बराबर। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री पहले में, दूसरे में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा 90 डिग्री है, और वो जो अगला है गामा वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, और ये वाला जो गामा बराबर है नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर। तो ये कंडीशन आ गई ना। H का मतलब हेक्सागोनल, और हेक्सा षटकोणीय संरचना होती है बेटा किसकी? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट में ये यहाँ पर ये अल्फा बराबर बीटा और गामा बराबर नहीं है 90 डिग्री के, मतलब इससे ज्यादा होगा। फिर आगे आ जाओ आप,
मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक का मतलब दो, तो तीनों की तीनों भुजा क्या होगी बेटा, नॉट इक्वल टू, और लास्ट में होगा आप लोगों का ट्राइक्लिनिक मतलब त्रिनताक्ष। यहाँ क्या है, एक नताक्ष, इसका नाम होगा त्रिनताक्ष, ये होगा आपका षटकोणीय है, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ये रोम्बिक हो गया। तो कंडीशन ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, जमाओ CTORHMT घनी है, फिर टी वाला ORHMT, याद रखना, कोर लंबाई में जमाना, A बराबर B बराबर C करना, नॉट इक्वल टू करना। तो ये समझ में आए। तो एक किसके, जो एकक कोष्टिका है उसके 6 पैरामीटर्स होते हैं, इस पैरामीटर्स के आधार पर इनको 7 आधे एकक कोष्टिका में बांटा गया है, और क्वेश्चन यहीं से पुट होता है कि यहाँ पर CTORHMT के अंदर अक्षीय कोण क्या है, अक्षीय लंबाई क्या है। ठीक है बेटा। अब जो अगला जो टॉपिक होगा वो आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद। ठीक है सर।